हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको करवा रहे हैं, तो जिन लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रीवियस ईयर से ही संबंधित होते हैं। अक्सर करके जो पिछले सालों में पूछे गए होते हैं उन्हीं को रिपीट करते हैं। इसलिए जो लोग भी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं वो लोग इस क्लास को जो है पूरा देखिए। अगर इस क्लास को आप लोग पूरा देखते हैं तो इससे आप लोगों के बहुत प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो पेपर है यह 2019 में फॉर्म फिल हुआ था, जिसका पेपर 16 जनवरी 2021 को हुआ था। तो आइए इस दिन के पेपर को जो है सॉल्व करते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर पहला है, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो यह रेलगाड़ी जो है विवेक एक्सप्रेस है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय जो है किसको जाता है? इस प्रश्न का जो है सही आंसर होगा वो होगा MS स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो इसका जो आंसर होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर बम्बई विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बनारस विश्वविद्यालय। इसका जो सही आंसर होगा बनारस विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, किस वर्ष में जो है स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 1969 ईस्वी में जो है स्वेज नहर को खोल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1969। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो जो लोग भी मैथ का जो प्रश्न है अगर उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर पहले खुद सॉल्व करें। उसके बाद अगर आंसर नहीं आता है या फिर सलूशन नहीं आता तो हम सलूशन बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया गया है, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं, इसलिए हम सॉल्व करके पूरा नहीं बता, लेकिन सलूशन दिखा सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है, उसको विस्तारपूर्वक बता देते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या जो है इतना दिया है, पूछा है कि इसमें से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो वह संख्या जो है इतना होगा जिसे इतने में से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी, क्योंकि 327 में से अगर 4 घटाते हैं तो वह अंक जो है बराबर है 2, 2, 4, 2, 6, ये 6 अंक हैं दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद अगर 6 अंक रहते हैं तो 19 को घटाएंगे तो यह 3 है, तो 370 दशमलव के बाद जो 327 है उसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.0000324, यानी कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो वह कौन तारामंडल है? तो वह है ओरियन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओरियन तारामंडल को जो है शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका अनुपात
3 संबंधित, 4 संबंधित, 5 है और उसका महत्तम समापवर्तक जो है 7 है। महत्तम समापवर्तक अगर 7 है, अगर महत्तम समापवर्तक 7 है तो असंख्याएँ जो है तीनों 7 से विभाजित होगी। तो 7 से या 12 विभाजित नहीं होते, ये भी संख्या नहीं होगी। 7 से 21 हो जाएगा, 7 से 6 ये भी नहीं होगा, 7 से 24 हो जाएगा। यानी कि बी और सी में से 2 होगा, बी और सी में से 2 होगा। तो रेशियो चेक कर लेते हैं 3, 4 और 5 का, 3, 4 और 5 का। तो ऑप्शन सी अगर चेक करते हैं तो सी भी होता है, बी भी होता है, यानी कि इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में कि संख्याएं अगर 3, 4, 5 के अनुपात में है तो संख्याएं जो हो जाएंगी 3x, 4x और 5x हो जाएगी और उनका मौसा जो है 7 दिया है। अगर मौसा 7 दिया है तो यानी ये जो x जो है कॉमन है, यही मौसा हो जाएगा। तो यानी कि 7 वैल्यू मौसा हो जाएगी। तो संख्याएँ 7 × 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक पुस्तक का जो है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक पुस्तक का जो है क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका सलूशन है, चूँकि 20 पुस्तकों का जो है विक्रय मूल्य दिया है 1800, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी कि 1800 जो है वह 20 CP प्लस 5 SP के बराबर है। CP का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी कि 25 CP बराबर 1800 रुपये हो जाएगा। तो CP की वैल्यू 72 रुपये हो जाएगी, यानी क्रय मूल्य जो होगा 72 रुपये होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का जो साधारण ब्याज है निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो यह SI का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। इसको देखते हैं। हम मान लेते हैं इसमें दिया है कि T बराबर, यानी कि समय जो है 15 वर्ष दिया गया। निवेश की गई राशि को अगर x मान लेते हैं तो साधारण ब्याज जो हो जाएगा वह मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 फार्मूला से होता है। तो वह कहा है कि जो है साधारण ब्याज जो है मूल राशि का 3/4 भाग हो जाता है, यानी कि 3/4 भाग हो जाता है। तो 3/4 भाग बराबर मूलधन गुणे दर की वैल्यू R मान लेते हैं। तो समय 15 साल दिया है, तो रेट जो है यहाँ से 5% आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं। उनमें से 20% शहरी मतदाता हैं और 80% ग्रामीण मतदाता हैं। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं और 70% मेहनती हैं और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। 2 उम्मीदवारों A और B ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार B को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार A को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो उम्मीदवार A, उम्मीदवार B और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट पड़े हैं। तो इस प्रश्न का सलूशन देखते हैं। इसमें प्रश्न के अनुसार दिया है कि तीनों जिलों में XYZ के जिलों में कुल मतदाताओं की संख्या 50,000 है। शहरी मतदाता को जो है 20% मिले हैं, यानी कि 5,000 का 50,000, ये 50,000 रहेगा, गलत लिखा है। 50,000 का 20% हो जाएगा 10,000। और शहरी मतदाता जो है, तो शहरी मतदाता कितने बचेंगे, तो 50,000 में से शहरी मतदाता अगर निकल गए हैं तो बच जाएगा 40,000। यह सही लिखा है। तो कुल शहरी मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10,000
प्लस 40,000 का जो है 25% ईमानदार वाले, तो हो जाएगा 20,000। तो शेष जो है ग्रामीण मतदाता कितने होंगे, तो अगर 20,000 शहरी हो गए तो ग्रामीण वाले 30,000 हो जाएंगे। अब इसमें दिया है कि नोटा में दिया गया कुल मतदान कितना है, 35% है, तो यानी कि 50,000 का 35%, यानी कि 17,500 रुपया नोटा में हो गए। तो एक को मिला कुल मतदान जो है 30,000 में से नोटा वाले को घटा देते हैं, तो 30,000 में से नोटा वाले घटा देंगे तो आ जाएगा 19,500 रुपये। फिर बी को कुल मतदान कितने मिले हैं, तो 20,000 में से नोटा वाले को घटा देंगे, तो 20,000 में से नोटा वाले को घटा देंगे तो वो आ जाएगा 13,000 रुपये, 13,000 वोट आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि 7 गुणे 0.7 गुणे 0.07 गुणे 0.007 गुणे 70 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करना है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि 4.9 यह हो जाएगा, गुणे इतना दिया है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे 7 7 49 यह हो जाएगा, 4 0 पे हो जाएगा, तो जिसमें से यह 49 बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे गुणा करने पर 0.168007 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि 4 संक्षिप्त शब्द दिए गए, 3 एक तरीके से हैं, एक अलग है, तो उसको पहचानिए। तो ऑप्शन है एनटीपीसी, सीआरपीएफ, सेल, बीएचईएल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ जो है एक पुलिस फोर्स है, जबकि एनटीपीसी, बीएचईएल तथा एसएआईएल महारत्न यह सभी कंपनियां हैं, जो कि सीआरपीएफ जो है यह एक पुलिस फोर्स है और वह गवर्नमेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है किस कोशिका की जो है एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी वाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करती है। तो वह जो है कोशिका होती है लाइसोसोम, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह लाइसोसोम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है जिस प्रकार पहले दूसरे संबंधित है उसी प्रकार तीसरा किससे संबंधित है। तो इसको देखते हैं। तो इसमें है कि W का मान होता है 23, A का वैल्यू होता है 1, यानी कि इसका जो दोनों को जोड़ कर लिख दिया है 24। उसके बाद I की वैल्यू होती है 9 और T की वैल्यू होती है 20, तो 20 और 9 29। E की वैल्यू होती है 5 और R की वैल्यू होता है 18, तो 18 और 5 23, यानी कि जोड़ कर लिखा गया। उसी प्रकार J और U की वैल्यू होती है 21 और J की वैल्यू होती है 10, यानी कि 21 10 31। 31 किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बच गए। अब होगा M और P का। तो M की वैल्यू होती है 13, P की वैल्यू होती है 16, तो 13 और 16 29। तो 29 किस में है, इसमें 26 है, तो यह होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की स्थापना राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को किसको दी गई थी। 24 अक्टूबर किस सन में दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1945। 24 अक्टूबर 1945 को दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वर्तमान में कुल 193 देश हैं। 193 देश जो है इसके सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 8x + k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है तो k का जो है मान ज्ञात कीजिए। शून्यांकों के वर्गों का योग दिया है। तो प्रश्न में जो देखते हैं, प्रश्न में जो यह समीकरण प्रश्न में दिया है, तो यह द्विघात समीकरण है, तो इसके जो मूल होंगे वह अल्फा और बीटा हो जाएंगे। तो मूलों के वर्गों का योग दिया है 40 दिया है, मूलों के वर्गों का योग 40 दिया है।
तो समीकरण 1 से जो है देखेंगे मूलों का योग जो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 8। तो अगर इसका हम वर्क कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर। उसके बाद मूलों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -c/a, c की वैल्यू k है, c/a यानी कि k हो जाएगा। उसके बाद हम जो यह प्रश्न या इक्वेशन है इसको ओपन कर देंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 8 का स्क्वायर 64। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर दिया है 40 दिया है प्रश्न में। 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k है, यहाँ से k की वैल्यू 12 आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है इथम को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है। किसको वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है? क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो होते हैं अधातुओं। अधातुओं को जो है वैद्युत ऋणात्मकता तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधातु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, इंकजेट प्रिंटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल क्या दिया था? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में मान लेते हैं संख्या अगर x है, मान लेते संख्या x है तो x में से अगर 3 घटाते हैं तो अपने व्युत्क्रम का जो है 28 गुना हो जाती है, यानी कि 1/x का 28 गुना हो जाती है। तो यहाँ से x - 3 बराबर 28/x हो जाएगा। x को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 3x - 28 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x से 28 को सॉल्व करेंगे तो 28 को 4 × 7 = 28, यानी कि 7x - 4x करेंगे तो यह आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से x - 7 और x + 4 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करते तो x बराबर 7 आ जाएगा, x बराबर -4 आएगा। तो चूँकि ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेते हैं तो इसका आंसर x बराबर 7 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 को पूर्णतः विभाजित करेगी? तो इसको जो पूरी तरीके से विभाजित करेगी वह जो भी संख्या होगी वह सम संख्या होगी। तो सम संख्या 13 नहीं है, 11 नहीं है, 3 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में सम संख्या है, यानी कि इसका सही आंसर होगा 10। और इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें से 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद यह संख्या 1 + 4 + 1 4 की घात 1 बचेगी जिसका वैल्यू 1, 4 की घात 0 बचेगी जिसकी वैल्यू 1, 4 की घात 1 बचेगी जिसकी वैल्यू 4, 4 की घात 2 बराबर 16, 4 की घात 3 बराबर 64। इन सभी को जोड़ेंगे तो 4 की पावर 61 × 5 × 17, यानी कि 4 की पावर 2 × 10 × 7। तो यह संख्या जो कटेगी वह इसमें 10 अवश्य होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन जो है किस सन में हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1960 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है टोनी 6,50,000 की कुल राशि में से 2 कारें ए और बी खरीदता है। वह कार ए को 20% लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% हानि पर बेचता है और उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। कार ए और कार बी का जो क्रय मूल्य है क्रमशः कितना है? इस प्रश्न का सलूशन देखते हैं।
माना कार ए और कार बी का जो क्रय मूल्य है वह x मान लेते हैं, तो कार बी का जो है मूल्य हो जाएगा वह 6,50,000 माइनस x हो जाएगा। कार ए पर 20% का लाभ होता है, तो ए को बी कितने में बेचेंगे, तो 1.3x में बेचेंगे। और बी पर जो 25% की हानि होती है, तो यानी कि इसको बेचेंगे 0.75 में बेचेंगे। तो ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि 1.2x बराबर 0.75 गुणे बी कर लेंगे, यानी कि 6,50,000 माइनस x कर लेंगे। जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2,50,000 आ जाएगी, तो यानी कार ए का मूल्य 2,50,000 और कार बी का वैल्यू 4 लाख आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बाल को OBEY लिखते हैं और यदि बाल को OBEY मतलब यह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में काइट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सलूशन देखते हैं। इसमें दिया सांकेतिक भाषा में दिया है कि बी पहले पास आता है, तो यहाँ पर भी दूसरे पर आता है। उसके बाद ये यहाँ पर है, तो ये 4 नंबर पे है। फिर उसके बाद यल पहले नंबर पे, फिर यल तीसरे नंबर पे है। उसी प्रकार काइट को पूछा है, तो काइट में जो के है वह दूसरे नंबर पर कहाँ पर आया है, तो के दूसरे नंबर पे चेक करेंगे। फिर आई को जो है लास्ट में चेक करेंगे, चौथे नंबर पे। तो आई जो है चौथे नंबर पे इसमें है। फिर टी जो है पहले नंबर पर, टी पहले नंबर पे। उसके बाद ई जो है तीसरे नंबर पे, ई तीसरे नंबर पे, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। टोक्यो 2021 ओलंपिक मसाल जिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के किस शहर से होना सूचीबद्ध किया गया है। तो यह करंट 2021 का सवाल है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा जापान। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा फुकुशिमा प्रांत से जो है शुरू होकर संबंधित हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है खगोलीय भौतिक विज्ञानी ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। उन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन यानी कि सोलर विंड के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो वह कौन थे, तो क्या था, तो उसको यूजिन पार्कर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था किसान कन्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसान कन्या जो है भारत की पहली स्वदेश निर्मित फिल्म थी। और जो है भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी, तो वह थी राजा हरिश्चंद्र। तथा प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, तो वह आलम आरा। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी और मूक फिल्म जो थी वह राजा हरिश्चंद्र थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो इस प्रश्न का सलूशन है, मान लेते हैं संख्या n है, तो संख्या n को जो है 200 कितने से विभाजित किए, 280 से विभाजित किए गए। तो संख्या n मान लेते हैं, संख्या n को 280 से विभाजित करने पर 280 के गुणे प्लस 73 शेषफल बचता है, यानी कि प्लस 73 कर देंगे। तो 280 के को जो है 35 गुणे 8 लेंगे, 35 गुणे 8 इंटू के बराबर 73 को 70 प्लस 30 लिख देते हैं। तो इसमें से 35 कॉमन आ जाएगा, तो यह 8 के प्लस 35 दूना 70 यानी कि 2 प्लस 3 बच जाएगा। तो n की वैल्यू जो आ जाएगी 35m प्लस 3, यानी कि 8k प्लस 2 को हम n मान लेते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू 35q प्लस r हो जाएगी, तो यहाँ से r की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि कितना शेष बचता है, तो 3 शेष बचता है।
अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, वे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, वह वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो वह वस्तुएं जो कहलाती हैं पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वह राजस्थान में स्थित है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह राजस्थान में स्थित है। और जो है संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। इसी प्रकार से वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वह बिहार में स्थित है। इस बार डाम्फा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वह मिजोरम में स्थित है। तो इस जो पिछली बार पूछा था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर था राजस्थान। तो इस बार इन तीनों में से पूछने की जो है संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो इस प्रश्न को जो है आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न इस बार अवश्य पूछेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है 1916 के लखनऊ समझौते में ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। किसके लिए प्रदान किया था? तो वह मुस्लिम लीग के लिए प्रदान किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कौन से दो चिन्हों गणितीय संक्रियाओं को आपस में बदला जाना चाहिए? यानी कि यह समीकरण संतुष्ट होते, इसमें से कौन से दो बदलने चाहिए? तो इस प्रश्न का सलूशन है कि अगर हम जो है भाग और बारी बारी चेक करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस पर सेटिस्फाई होगा कि अगर भाग की जगह माइनस करें तो माइनस के स्थान भाग किए हैं प्लस वहीं पर आएगा, भाग के स्थान माइनस किए हैं गुणा वहीं पर आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19 बराबर 19 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है 1915 में महात्मा गांधी ने किसके रूप में अस्थायी रूप से भारत से लौटे थे? तो वह जो लौटे थे वह दक्षिण अफ्रीका से जो है लौट गए थे महात्मा गांधी 1915 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है PQR एक कार से यात्रा कर रहे हैं। P पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है। Q अगले 2 घंटे के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से कार चलाता है। R अगले 3 घंटे के दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाता है। यदि वे अपने गंतव्य स्थल पर ठीक 6 घंटे बाद पहुंचते हैं तो उनकी लगभग माध्य चाल ज्ञात की, यानी कि तीनों की जो है एवरेज चाल क्या है? तो इस प्रश्न का सलूशन देखते हैं। इस प्रश्न का सलूशन है, चूँकि दिया गया है कार पी की जो औसत चाल है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्यू की औसत चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, आर की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो औसत चाल बराबर क्या आता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो पी द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे हुए। क्यू द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी हुई? तो वह 50 की स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे में जो है 100 किलोमीटर चली जाएगी। और आर 3 घंटे की दूरी तय करा तो 3 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चली जाएगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रहेगा, किलोमीटर रहेगा,
40 किलोमीटर चली जाएगी या 100 किलोमीटर और या 180 किलोमीटर चली जाएगी, तो उसकी टोटल औसत गति कितनी होगी? 40 + 100 + 180/6 हो जाएगी, क्योंकि यह 3 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे यानी कि इतने घंटे में चली गई है। तो यानी कि इसकी एवरेज चाल जो होगी, औसत चाल, वो होगी 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, संक्षिप्त शब्द SONAR, सोनार का जो है पूर्ण रूप क्या है? सोनार का जो पूर्ण रूप है वह क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होगा वो होगा साउंड, नेविगेशन एंड रेजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साउंड, नेविगेशन एंड रेजिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% उसके जो किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? तो इसका जो क्षेत्र निर्भर करता है वह रूर क्षेत्र पर जो है निर्भर करता है। 80% जो है उसके रूर क्षेत्र पर जो है निर्भर करता है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है कि किसी निश्चित भाषा में इतने को यह लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न में जो है इस प्रश्न का सलूशन देख लेते हैं। इस प्रश्न का सलूशन है कि TYPE या दिया गया, इसको जो है यह लिखा गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि 2 अंक को छोड़कर टोटल उसको उसी प्रकार से लिखा गया है। उसी प्रकार से इसमें भी BRA को जो है इस प्रकार लिखा जाएगा, तो BR 2 अंक को छोड़कर सेम उसी को लिखा गया है, तो वही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, यदि A cos θ - B sin θ बराबर C है, तो A sin θ + B cos θ को जो है मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन है, इसका सलूशन दिया है A cos θ - B sin θ बराबर C। A cos θ - B sin θ बराबर C² दिया है। दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देते हैं तो A cos θ - B sin θ का होल स्क्वायर बराबर C का स्क्वायर या C दिया है। ऊपर देख लेते हैं एक बार, C दिया है, तो C² नहीं रहेगा, C रहेगा। तो A cos θ - B sin θ का जब दोनों पक्ष होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा। इसको होल स्क्वायर करने पर A² cos² θ + B² sin² θ - 2AB sin θ cos θ बराबर C² हो जाएगा। यहाँ से A² अगर कॉमन ले लेंगे तो यह sin² A² कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पर cos² θ को हम लिख सकते हैं 1 - sin² θ प्लस B² cos sin² θ को लिख सकते हैं 1 - cos² θ, या इस प्रकार से लिख देंगे। इसको सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से A² + B² - C² की वैल्यू जो आएगी वो आएगी A² sin² θ प्लस B² cos² θ प्लस 2AB sin θ cos θ। उसके बाद यहाँ से A² + B² - C² की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी A sin θ प्लस B cos θ का होल स्क्वायर, यानी कि A का sin θ प्लस B cos θ की वैल्यू आएगी +- √A² + B² - C²। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, यह कथन और कथन निष्कर्ष का सवाल है, जिसमें देखते हैं कथन है। कथन दिया है कि सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो इसका तर्क है कि सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए, जिसमें सख्ती से यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाए। नंबर 2 है, सरकार को नए वाहनों के पंजीकरण की सीमा तय करनी चाहिए। तो इसमें तो हमें दोनों ही कथन सही लग रहे हैं। नहीं, इसमें केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि केवल कथन एक सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40।
प्रश्न नंबर 40 है, भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र के जो स्थापना है 1964 में किसके सहयोग से की गई थी? तो भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में जो है की गई थी, वह सोवियत की सहायता से जो है की गई थी। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है झारखंड में सोवियत संघ के जो है सोवियत संघ देश की जो है सहायता से की गई थी। वहीं पर जो है भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में जो किया गया है, किसकी मदद से? यह भी सोवियत संघ की जो है मदद से किया गया है। वहीं पर राउरकेला स्टील प्लांट की जो स्थापना है वह उड़ीसा राज्य में है और किसकी मदद से किया गया? तो वह जर्मनी देश के द्वारा जो है मदद से किया गया है। अगला एक दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल में है, या किसकी मदद से की गई है? ब्रिटेन की मदद से किया गया। तो इस बार जो पूरा पूछा हुआ बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना पूछा है झारखंड सोवियत संघ से, तो इस बार इन तीनों में से पूछने की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.75 GB का स्थान लेती है। वह यह फिल्म अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है। फिल्म ट्रांसफ़र होने की गति 2 MB/s है। इस फाइल को ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा? तो इसका सलूशन देख लेते हैं। तो इसका जो समय लगेगा, चूँकि 1.75 GB की जो फिल्म है 2 MB/s की स्पीड से ट्रांसफ़र होती है, यहाँ पर यह 1000 न होकर 1024 रहने चाहिए, क्योंकि 1024 जो है MB होता है। 1 GB में 1024 MB होता है, तो यहाँ पर 1000 की जगह 1024 रहेगा, तो सही आंसर आएगा। चूँकि इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है कि 1 GB की वैल्यू 1000 MB लिए 1 GB की वैल्यू 1000 MB लेना है। चूँकि 1024 होता है, लेकिन ये प्रश्न में जब लिख दिया है कि 1000 लेना है, तो यहाँ पर 1000 ही लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 875 सेकेंड आ गया, यानी कि 14 मिनट 35 सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है तो CPU होता है, USB भी होता है, रोम भी होता है। जबकि रैम जो है यह पर्सनल कंप्यूटर का भाग, रैम होता है, रोम होता है, CPU होता है। जबकि USB जो है पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, यह बाहर से लगाया जाता है। जैसे किसी को फाइल ट्रांसफ़र करनी हो तो USB का प्रयोग करता है, तो यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, जबकि अलग से इसको लगाया जाता है, जब लगाना हो तभी यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि x, 0.333 गुणे 0.5 यानी कि जो ये लिखा है 24 के गुणनफल का निकटतम सन्निकट है, तो x का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जो है x का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन देखते हैं। क्योंकि x बराबर दिया है, इतना दिया है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0.3/10 हो जाएगा, या 25/100 हो जाएगा। 0.5 जो है इतना हो जाएगा, या इतना जो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू इतनी आएगी। यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी लगभग 1/8 आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो उन्नत भारत अभियान जो संबंधित है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करके जीवन स्थितियों में सुधार लाना। ऑप्शन बी है विज्ञान व प्रौद्योगिकी में निवेश के माध्यम से भारत को एक महाशक्ति बनाना। ऑप्शन नंबर सी है उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का जो है विकास करना, यानी कि इसका सही आंसर होगा वह यही होगा, उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का जो है विकास करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही सलूशन होगा देख लेते हैं।
मान लेते हैं, माना जो बड़ी संख्या है वह x है और जो छोटी संख्या है वह y है। प्रश्न के अनुसार इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है छोटी वाली संख्या का जो है 20% है, यानी कि x का 20/100 है। तो x माइनस बड़ी संख्या का वैल्यू दिया है 40, x माइनस 40 बराबर x गुणे 20/100। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 200 बराबर x। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वह 50 होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, लड़के और 3 लड़के और 5 लड़कियाँ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 लड़के और 5 लड़कियाँ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियाँ उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का जो है समय लगेगा। इस प्रश्न का जो सलूशन है देखते हैं। माना कि एक लड़के उस कार्य को x दिन में और एक लड़की उस कार्य को y दिन में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का जो उस कार्य को x दिन में और लड़की जो है y दिन में कर सकती है। तो 3 लड़के तो 3/x हो जाएगा, 5 लड़कियां हैं तो 5/y। टोटल जो कार्य होता है 1/6 दिन में, तो 2x। और उसी प्रकार से जब 2 दिन पूरा करते हैं 2/x प्लस 7/y बराबर 1/8 यह हो जाएगा। प्रश्न और 1 और 2 को जो है 3 से गुणा करके घटाने पर जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से इसका जो आंसर आ जाएगा y बराबर 264। तो 8 लड़की के द्वारा काम पूछा गया, तो 8 लड़की जो है 264 में भाग देंगे तो 33 दिन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है कथन और निष्कर्ष का, जिसमें कथन दिया गया है। कथन है सभी मोबाइल घड़ियां हैं, जबकि दूसरा कथन है कुछ घड़ियां पुस्तकें नहीं है। तो इसके जो निष्कर्ष हैं कि कुछ मोबाइल घड़ियां हैं, दूसरा निष्कर्ष है सभी मोबाइल पुस्तकें हैं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह ये होगा, यानी कथन एक निष्कर्ष है, सभी मोबाइल पुस्तकें, यह निष्कर्ष गलत है। आप लोग फिगर में देख भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 है किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह जे थॉमसन है, क्योंकि जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी, वह 1906 में की थी उन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है यदि x बराबर √5 + 1/√5 - 1 है और y बराबर √5 - 1/√5 + 1 है तो x² + y² - 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम x² + y² का मान निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू यह दिया है, y की वैल्यू यह दिया है। तो x का जो है अगर परिमेयीकरण कर देंगे, यानी कि जो नीचे की संख्या को स्क्वायर बनाने के परिमेयीकरण करते हैं, यानी कि √5 + 1/√5 + 1 से गुणा करेंगे। ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे √5 यह होल स्क्वायर होगा, नीचे √5 का होल स्क्वायर -1 होगा। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 + √5 आएगा बटे यह 5 में से 1 4 आएगा। चार आ जाएगा। उसके बाद ऊपर जो आएगा उसमें से 2 काटेंगे तो यही आएगा। फिर y जो है x का व्युत्क्रम है, y जो है x का व्युत्क्रम है, तो y जो आएगा वो आएगा 3 - √5/2 आ जाएगा y की वैल्यू। तो x² + y² - 4 करना है, तो x² - y² + 4 करना है। तो x² जो है 3 + √5/2 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 3 - √5 का होल स्क्वायर बटे 2 का यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको स्क्वायर को करेंगे तो स्क्वायर करने पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है 1 1.5 मीटर
1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि उसकी आँख से टावर से इसका उन्नयन कोण 45 अंश है तो टावर की जो है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसमें प्रश्न में दिया है कि एक आदमी कहाँ पर सी पर खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक उसकी मीनार के पाद के 28 मीटर दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए एक आदमी जो डी पर खड़ा है, उसकी हाइट 1.5 है और यह टावर जो है ए बी टावर है। तो उसके शीर्ष से जो है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 45 अंश दिया है। तो इससे 28.5 की दूरी पर खड़ा है, तो यह भी 28.5 की दूरी पर होगा। तो त्रिभुज AEC यानी कि त्रिभुज AEC में देखेंगे तो त्रिभुज AEC में tan 45 बराबर लेंगे तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार यानी कि लंबिया हो जाएगा, आधारिया हो जाएगा। तो यानी कि AE बटे EC, तो EC की वैल्यू 28.5 दिया तो यानी कि AE बटे 28.5 आ जाएगा। तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से AE की वैल्यू 28.5 आ जाएगी और यह 1.5 है तो यह भी 1.5 होगा। यानी कि AB की वैल्यू जब निकालेंगे तो 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो आंसर 30 आ जाएगा। तो यही पूछा है, मीनार की ऊंचाई 30 मीटर होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर सी जो है सबसे बड़ा अनुपात है, क्योंकि उसको भाग करेंगे तब 19/27 जो है उसका वो आएगा 0.70, 13/27 आएगा 0.61, 15/28 आएगा 18 आएगा 0.53, 5/18 आएगा 0.27, यानी कि सबसे बड़ा है वह 19/27 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कड़ाना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो वह बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिजली कड़कड़ाना और कपड़ों से चिंगारी निकलना यह जो बताया था नियम वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि यह दोनों एक ही घटना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है तथा एक असंगत है, असंगत का चुनना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं 19 और 361। तो 19 और 361 जो 19 का स्क्वायर है, जबकि 23 17 का स्क्वायर 289 होता है, 28 का स्क्वायर 784 होता है, जबकि ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि 23 का स्क्वायर जो है 519 होता है और यह लिखा है 539, यानी कि यह ऑप्शन सबसे अलग है, इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है प्रसारित किया गया था वह 1923 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, यदि 5 tan अल्फा बराबर 4 है तो इतने का जो है मान क्या होगा? तो इसका सलूशन देखते हैं। प्रश्न में दिया है 5 tan अल्फा बराबर 4, तो tan अल्फा बराबर 4/5 हो जाएगा। तो यह प्रश्न में पूछा है, तो साइन अल्फा का ऊपर से साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 5 - 3 cos अल्फा बटे साइन अल्फा हो जाएगा और नीचे से कास कॉमन लेंगे तो 5 sin अल्फा बटे कास अल्फा प्लस 2 हो जाएगा। तो ऊपर जो है यह साइन अल्फा बटे कास अल्फा या tan अल्फा हो जाएगी, tan अल्फा हो जाएगा और 5 - 3 बटे जब कास अल्फा बटे साइन अल्फा को जो उल्टा लिखेंगे तो वह tan अल्फा हो जाएगा और नीचे 5 tan अल्फा प्लस 2 हो जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू 4/5 दिया है क्वेश्चन में, 5 - 3 tan अल्फा की वैल्यू 4/5 दिया, तो 4 और ऊपर 5 5 15 हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1/6 आएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है, एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है जिसमें 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन को पूरी तरह से डुबोया जाता है। इसे डुबाने पर बेलन में पानी के स्तर की ऊंचाई में कितनी वृद्धि जो होगी, दशमलव के एक अंक तक जो है ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू 3.142 लेना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। चूँकि प्रश्न में दिया गया है व्यास 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधे हो जाएगी। विस्तारित पानी का जो आयतन होगा वह घन के आयतन के बराबर होता है। तो घन का आयतन जो होगा वह पाई आर स्क्वायर एच होगा। घन का आयतन जो होगा वह ए क्यूब होगा और विस्तारित पानी का जो आयतन होगा वह पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि वह बेलन है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से एच बराबर हो जाएगा ए क्यूब बटे पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे। तो ए की वैल्यू दिया है वह 8 दिया है, तो 8 का क्यूब हो जाएगा। पाई का मान 22/7 दिया है, त्रिज्या जो है 10 दिया है, तो यह रख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्यों 1.6 सेंटीमीटर विस्तारित होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है, इनमें से 3 संगत है, एक असंगत है, उसको पहचानना है। तो इसमें से देखते हैं। इसमें से ये सभी संख्याएं जो है बी या सभी 3 से विभाजित हैं। तो इसमें से 3 से विभाजित को चेक करना है। तो इन सभी संख्याओं का योग जो है 3 से कटनी चाहिए। तो इसमें 2 1 3 कट जाएगा, यह भी 3 कट जाएगा, 6 भी 3 दूनी 6 कट जाएगा, 4 2 6 3 से कट जाएगा, 3 3 3 9 यह भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ये तीनों जोड़कर 3 से कट जाएगा, यह 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, यानी कि यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यही सबसे अलग, यह 3 से नहीं कटती है। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है, एक पुस्तक में 250 पृष्ठ हैं। व्यक्ति ए 1 घंटे में इस पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ता है। व्यक्ति बी 1 घंटे में इस पुस्तक के 8 पृष्ठ पढ़ता है। इस पुस्तक में 72 पृष्ठ के 2 अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना बी के लिए कठिन है, इसलिए व्यक्ति बी को उन पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लगता है। उनमें से कौन सा व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ने का कार्य पहले समाप्त कर लेगा और अन्य व्यक्ति से कितना जल्दी वह कार्य पूरा कर लेगा। तो इस प्रश्न को जो है सॉल्व करने के लिए इसका सलूशन देखते हैं। प्रश्न के अनुसार जैसे कि दिया गया है कि ए द्वारा पढ़ने में लगा समय जो है 250 पुस्तक को 6 घंटे में पढ़ लेता है, अथवा 6 घंटे पढ़े तो वह कितना समय लेगा, तो 41.66 घंटे। बी द्वारा पुस्तक पढ़ने में कुल समय 178/8 + 72/4 यानी कितना घंटे समय लेगा। उपयुक्त में से बी पुस्तक जल्दी पढ़ लेता है, तो ए के समय में से बी का समय घटा देंगे। समय घटा देंगे तो वह समय लगभग लगेगा 1 घंटे 1.41 घंटा, यानी कि 1 घंटा 25 मिनट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 जो है, इन सभी संख्याओं का माध्य जो 8 दिया, उनमें उपस्थित बारंबारता पी का मान ज्ञात करना है, यानी कि पी का मान ज्ञात करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन जो है, चूँकि x की वैल्यू दिया है, f की वैल्यू दिया है, तो हम डेल ऑफ x निकालेंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई सभी का। तो 6 18 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, 15 5 105 हो जाएगा, 9 गुणे पी 9 पी हो जाएगा, 8 11 88 13 चौको 52, ये सभी हो जाएगा। तो टोटल ऑफ एफ निकालेंगे तो 41 + पी हो जाएगा, और टोटल ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो 303 + 9 पी हो जाएगा। तो माध्य जो होता है, माध्य का फार्मूला होता है डेल्टा एफ एक्स बटे डेल्टा एफ। माध्य का फार्मूला जो होता है, इसको आप याद कर लिए, डेल्टा एफ एक्स बटे डेल्टा एफ। तो माध्य की वैल्यू दिया है 8, तो डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू निकाले हैं 303 + 9 पी, डेल्टा एफ निकाले हैं 41 + पी। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू 25 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है तो 15,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए 1 वर्ष में। इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन है कि मूलधन जो है दिया है 15,000,
2% की लगता है, वो भी छमाही लगता है। समय दिया है 2 वर्ष, जो कि अर्धवार्षिक है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 + r/100 के पावर n। r जो है रेट है। तो यहाँ पर मूलधन की वैल्यू 15,000 दिया, 1 प्लस रेट जो है 2% दिया और समय 2 साल दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिश्रधन की वैल्यू आ जाएगी 15,606। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन निकालें 15,606, मूलधन दिया है 15,000, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो आएगा 606। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करनी है। प्रश्न के अनुसार वह ए से बी तक 50 किलोमीटर की गति से जाता है और इसके बीच की दूरी x दिया है। बी से वापस आने में उसकी जो चाल होगी वह 50 + 50 × 40/100, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा से आएगा। जब वो ए से बी तक जाता है तो उसे कुल समय जो लगता है वह x किलोमीटर जाने में 50 किलोमीटर प्रति घंटे से इतना समय लगता है। जब बी से ए आता है तो x किलोमीटर प्रति घंटा जो 70 की स्पीड से जाता है तो इतना समय लगता है। कुल समय निकालेंगे तो x/50 + x/70 आएगा, यानी कि इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 6x/175 आएगा। तो औसत चाल निकालेंगे तो 2x/6x/175, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी 58.33 आएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है, उस विकल्प का चयन करिए जो पहले से दूसरे संबंधित और उसी प्रकार तीसरे चौथे से संबंधित होगी। तो इसको चेक करना है, तो इसका सही सलूशन होगा कि दूसरे वाले को पहले से भाग देंगे, यानी कि 210/14 से भाग देंगे तो 15 आना चाहिए। तो इस प्रकार किसमें से 16 से भाग देने पर 15 आएगा, तो 240 में 15 से भाग देने पर 16 आएगा। तो यानी कि इसका सही आंसर 240 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे। तो भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे, तो वह थे जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है उप प्रधानमंत्री रहे थे, वो भी सन 1977 से 1979 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है, यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की जो है भुजा क्या होगी। नए घन की भुजा पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सलूशन है वह देखते हैं। घन का आयतन जो होता है वह होता है भुजा का क्यूब। तो पहले घन का आयतन वह हो जाएगा 3 का क्यूब, यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे का हो जाएगा 4 क्यूब, यानी कि 64 हो जाएगा। तीसरे का जो हो जाएगा 5 क्यूब, यानी कि 125 हो जाएगा। तो तीनों घनों का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 216। 216 को जो बनाकर एक जब घन बना दिया गया तो उसकी भुजा क्या होगी। तो इसका यह जो 216 या बड़े आयतन है, तो आयतन 216 है, तो उसकी भुजा जो हो जाएगी वह 216 किसका क्यूब है, तो वह 6 का क्यूब है, यानी कि उसकी जो भुजा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी सही आंसर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है, एक 6 मंजिला इमारत है, इसकी प्रत्येक मंजिल 20 कमरे के। इस इमारत में कुछ विषाक्त सामग्रियाँ छिपाई गई हैं। अधिकारियों के 3 समूहों ने एक साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। पहले समूह ने पहली और दूसरी मंजिल पर तलाशी अभियान शुरू किया। दूसरे समूह ने तीसरी और चौथी मंजिल पर तलाशी अभियान शुरू किया। तीसरे समूह ने 5वीं और 6वीं मंजिल पर तलाशी अभियान शुरू किया। यदि किसी भी नज़दीकी मंजिल पर पहुंचने में 1 मिनट और प्रत्येक कमरे की तलाशी लेने में 1 मिनट का समय लगता है, तो इन्हें तलाशी अभियान पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रश्न का सवाल है, आंसर देखते हैं।
प्रत्येक कमरे को तलाशने में 1 मिनट का समय लगता है और प्रत्येक मंजिल पर जाने में 1 मिनट का समय लगता है। 3 टीम एक साथ तलाशी अभियान शुरू करती है। तो 40 कमरे हैं, 20 कमरे हैं, तो 40 + 1 + 2 + 3 यानी कि टोटल 46 मिनट लगेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ई वे बिल संबंधित है, इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पर भुगतान करना, ऑप्शन बी वस्तुएं एवं सेवाओं का पूर्व भुगतान करना, ऑप्शन सी माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति, ऑप्शन डी वस्तु एवं सेवाओं का पश्च भुगतान। यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है दिए गए त्रिभुज KMN में PQMN के समांतर है, PQMN के समानांतर है, KP 4 है, KP 4 है, PM 13, KP 4 PM 13 है, KN 20.4 है, तो KQ ज्ञात कीजिए। तो यह चूँकि टोटल यूनिट कितने हैं 13 4 17 यूनिट की वैल्यू यह है, तो इसलिए 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 चौको 16, 4 दूनी 8, यानी कि 81.6, 81.6/17, तो 17 25 50, 17 चौको 68, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग उसी संबंधित है। एक्स की वैल्यू जो है 81.6/17 यानी कि लगभग 4.8 आ जाएगा, जो कि बताए हैं ऊपर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो स्थित है वह द हेग में स्थित है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द हेग। इससे संबंधित और भी प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है द हेग में इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और जो विश्व बैंक एवं IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ओपन संगठन का मुख्यालय जो है वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वह है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वह है बिहार राज्य का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार राज्य का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या यह उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में दिया है। तो घनत्व कहाँ पर है, वह बिहार में है, और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो वह उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, तो वह सिक्किम में है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो वह केरल में है, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो वह हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है उत्तराखंड के केमाऊ क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को जो है क्या कहा जाता है। तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को जो है छोलिया कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है यदि बहुपद 6x⁴ + 8x³ + 17x² + 21x + 7 को दूसरे बहुपद 3x² + 4x + 1 से विभाजित करने पर ax + b शेष बचता है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको पूरी विधिवत से सॉल्व करते हैं। 3x + 4x + 1 को जो है इसमें भाग देते हैं। तो पहले यह 6x⁴ है, तो यानी कि 2x² से भाग देंगे तो यह इससे कटेगा, तो यानी कि 6x⁴ + 8x 4 दूनी 8x³ +
2x² हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो यह कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। 12x² में से 2x² घटाएंगे तो 15x² प्लस यह टोटल इसके यहाँ पर उतार लेंगे तो 15x² प्लस 21x प्लस 7 होगा। फिर उसके 5 से भाग देंगे, 5 बार ले जाएंगे तो 5 × 15 कर x प्लस 2 आएगा, यानी कि जो शेषफल आ रहा है x प्लस 2। और प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि शेषफल ax प्लस b बचता है। तो यहाँ से a की वैल्यू जब इससे संबंधित देखेंगे तो यहाँ पर a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर 2 है, यानी कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है, इसरो ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को जो किस वर्ष में प्रक्षेपित किया? इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। तो यह किस वर्ष में भेजा गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2008 में, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा 2008, 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है, एक गांव की जो है कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में क्रमशः 10% और 20% की जो है वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुराने वाले पुरुषों की संख्या पूछा है, तो इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन है, मान लिया कि पुरुषों की संख्या पहले x थी और महिलाओं की संख्या y थी। तो शर्त के अनुसार दोनों की संख्या 40,000 थी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 40,000 माइनस y हो जाएगी। अब क्या कर रहा है कि पहले संख्या x थी, x में जो है 10% की वृद्धि होगी, फिर y थी, y में 20% की वृद्धि होगी, तो टोटल होगा 4500 हो गई है। तो यानी कि 110x प्लस 120y बटे 100 बराबर 4500 हो जाएगा, यानी कि 110x प्लस 120y बराबर 4,50,000 हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 से x की वैल्यू जो है रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1000। y यानी कि टोटल महिलाओं की संख्या पहले 1000 थी और पुरुषों की वैल्यू पूछो पुरुष कितने थे? तो 4000 में से 1000 निकालेंगे तो टोटल 3000 पहले पुरुष थे, यानी कि यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का जो है परिमाण है और इसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अनुकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुरणन। रिजर्वेशन कहते हैं अनुरणन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का जो है एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का जो है एक उदाहरण था। इसके ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। स्प्रेडशीट का जो एक उदाहरण है वह होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो है कि एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो वह बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी के बांध, तो वह कौन सा है? वह होगा बाणासुर सागर बांध, जो कि केरल में है। राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया बाणासुर सागर बांध। इससे संबंधित और भी है कि नागार्जुन सागर बांध जो है वह कहाँ पर है? तो वह कृष्णा नदी पर है। कहाँ? कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में स्थित है। इसी प्रकार से कृष्णराज सागर बांध वह कहाँ पर है? तो कावेरी नदी पर एवं हेमावती एवं लक्ष्मण तीर्थ नदी पर। कहाँ पर है? कर्नाटका में स्थित है। इसी प्रकार अगला है कि मेट्टूर बांध, यह किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस
का निर्माण करा था। इस गेटवे का दूसरा नाम जो है क्या है? तो इस गेटवे का दूसरा नाम है वह है बुलंद दरवाज़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुलंद दरवाज़ा नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। तो इस प्रश्न का सलूशन देखते हैं, वह है कि इसका टोटल हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1200। तो उसका है कि इससे जो भाग देने पर 3 शेष बचे, तो 1200 में अगर 3 जोड़ दे देंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 शेष जो आ जाएगा 1203। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है वह कौन जिन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में गोला फेंक खेल में जो है रजत पदक जीता था? तो वह है दीपा मलिक, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीपा मलिक। दीपा मलिक जो है पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है कथन और निष्कर्ष से, जिसमें कथन है बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, जिसकी धारणा है कि जैविक खेती करना आसान होता है। दूसरा है कि जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वह सही सूटेबल हो रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा दूसरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है दिए गए आंकड़ों का जो है माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए एक्स दिया है, डेल एफ एक्स निकालेंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू दिया है, एफ दिया है, तो एफ इंटू एक्स निकालेंगे। 19 गुणे 13 यह आ जाएगा, 21 गुणे 15 यह आ जाएगा, 23 गुणे 16 यह आएगा, 25 गुणे 18 450, 27 गुणे 16 432, 29 गुणे 15 435, 31 गुणे 13 403। डेल एफ निकालेंगे तो डेल एफ जो है इन सबों को जोड़ देंगे तो 106 आ जाएगा। फिर डेल्टा एफ एक्स निकालेंगे तो इन सबों को जोड़ने के बाद 2650 आएगा। समांतर माध्य पूछा है तो समांतर माध्य बराबर होता है डेल्टा एफ एक्स बटे डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ एक्स जो है 2650 दिया, डेल्टा एफ जो है 106 दिया है, भाग देंगे तो एक्स की वैल्यू अथवा माध्य जो आ जाएगा वह 25 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 है संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डैग हैमरस्कॉल्ड ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है वह स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डैग हैमरस्कॉल्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है निम्नलिखित में से किस देश को थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? यहाँ पर देखिए कि नहीं जुड़ी हुई है, ध्यान दीजिएगा नहीं जुड़ी हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है नहीं जुड़ी है, जबकि भूटान, नेपाल और पाकिस्तान भारत से जुड़ी हुई है, क्योंकि श्रीलंका जल मार्ग में पड़ जाता है, नीचे जल वाला हिस्सा में। अगला प्रश्न है 84। किस वर्ष में तत्कालीन शाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सरकार की राजधानी घोषित किया था? तो शाह जॉर्ज पंचम ने जो है किस काल में दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश की राजधानी घोषित किया था? तो वह किया था 1911 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911 में दिल्ली को जो है राजधानी घोषित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? तो इसका सलूशन है कि मान लेते हैं संख्या x है, तो संख्या x का जो है 3/4 बराबर संख्या x का 1/3 से 50 अधिक यानी +50।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण तो यह आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू जो है 120 आ जाएगी, यानी जो संख्या है वह 120 है। अगला प्रश्न है वह पाई चार्ट का है। पाई चार्ट का आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इसमें बार बार प्रश्न को चार्ट में देखना पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। यह आंकड़ा वाला है। आंकड़ा में पार्टी डी, पार्टी एफ, पार्टी बी, पार्टी सी, अदर, नोटा सभी का आंकड़ा दिए हैं। यह भी उसी प्रकार से सवाल है। को भी आप लोग करें। अगला प्रश्न है कि बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज संबंधित है, इसमें से कौन से है? तो कुछ बहुभुज, तो इसके ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन सी में क्या है, बहुभुज में जो है सभी त्रिभुज आते हैं और सभी चतुर्भुज आते हैं, और चतुर्भुज और त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यही सही होगा बहुभुज, त्रिभुज और चतुर्भुज के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है कि 4 दिए गए हैं, इनमें से 3 संगत है, 1 असंगत है, उसका चयन कीजिए। तो 31 और 33 इसमें दिया गया कि इसमें जो है 29 और 31 यह सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 17 और 19 सभी अभाज्य हैं। 41 और 43 सभी अभाज्य हैं, जबकि 33 जो है भाज्य है, 11 से कट जाती है। तो इसमें असंगत जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो स्वयं से और 1 से कटती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं यह भी है, यह भी है, यह भी है, लेकिन जब ऑप्शन नंबर ए है यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 33 कट जा रहा है। अगला प्रश्न है यह है कि इसको दिखाइए। तो इसको इस प्रकार से दिखाएंगे कि जो साहित्य है, साहित्य के अंदर ही पद्य भी आते हैं और गद्य भी आते हैं। तो इसका सही डायग्राम यही होगा, साहित्य के अंदर से गद्य और पद्य दोनों लोग आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है यदि किसी कूट भाषा में इसको 14, 16, 20, 6 लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए यह है कि इसमें एक संख्या को छोड़कर देखा गया, यानी कि जी की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 4, तो 10, 4, 14 हो जाएगा। देख लेते हैं किस प्रकार सॉल्व किया गया। यह प्रश्न में दिया गया, यहाँ पर जे प्लस डी यानी कि 10 प्लस 14 4 हो गया। आर माइनस बी 18 माइनस 2 16 लिया गया। डी गुणे ई 4 गुणे 5 20 लिया। उसी पर आर भागे सी है तो 0.06। उसी प्रकार से ऊपर वाला कर लेंगे, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 है यदि इतने को इतना और इतने को इतना लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रश्न में दिया गया है कि इतने को इतना दिया गया, इतने को इतना दिया, यानी कि यहाँ पर भाग बराबर गुणा है, जोड़ बराबर भाग है और गुणा बराबर प्लस है। तो इस सभी संख्याओं को स्थानों को बदल देंगे। बदलने के बाद आंसर जो आएगा वो आएगा 11। प्रश्न नंबर 96 है, यह ब्लड रिलेशन का है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 97 है यदि किसी तर्क के अनुसार 2 बराबर 49, 8 बराबर 225 है, निम्नलिखित में से 12 का मान नहीं हो सकता यह पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा 400 जो है 12 का मान नहीं हो सकता।
यह बैठाने वाला ये भी आप लोग कर लीजिएगा, ये भी हो जाएगा। इसमें दिया है प्रश्न नंबर 100 है कि इनमें से अगला स्थान कौन सा आएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू 3 हो जाएगा, एल की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो 12 में से जो इस वाले में से सी को घटाएंगे, एल में से सी को घटाएंगे तो आई आ जाएगा। इसी प्रकार यू में से 17 को घटाएंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार किसको घटाने पर यह ना रहा है, यानी कि जोड़ देंगे तो के की वैल्यू 11 आ जाएगी, एन की वैल्यू 14 आ जाएगी। 4 1 5, 1 1 2, 25। 25 पर जो आएगी वैल्यू वो आएगी वाई, यानी कि इसका सही आंसर वाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार 100 क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अभी अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे क्लास को जो है पूरा देखिए। हम आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि जो लोग भी पूरा तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे उन लोगों का इस बार चयन पक्का होगा। इसी प्रकार जो है अगली क्लास जो है कल होगी। जय हिंद, जय भारत।